Hello everyone. If you're new to this channel, so I make psychology videos for you so that you get to understand it easily. So दोस्तों हम आज पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से मेंटल हेल्थ जो एक दिमागी स्टेट है जिसमें एक इंसान जो है वो अपनी खुद की एबिलिटी और कैपेबिलिटीज को समझता है और उसको केप करने और उसको कोप अप करने के लिए जो उसकी जिंदगी में नॉर्मल स्ट्रेसर्स आते हैं उसको कोप करने के लिए कौन सी तरीके अपनाता है और कितना अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाता है सोसाइटी में। ये होती है हमारी मेंटल हेल्थ। साइकोपैथोलॉजी, अच्छा, साइकोपैथोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर in their terms of causes, development, course, classification and treatment. तो बेसिकली साइकोपैथोलॉजी होती ये है कि कोई भी ऐसी स्टडी दिमाग की जिससे हमें पता चले कि वो दिमागी डिसऑर्डर है क्या। उस डिसऑर्डर को हम पढ़ते हैं साइकोपैथोलॉजी में चार पांच चीजों के अंडर कि वो हो किस वजह से रहे, कॉज क्या है, डेवलपमेंट हुई कैसे है, कब से हो रही है, कोर्स। क्लासिफिकेशन इसका कि हम उस डिसऑर्डर को, उस दिमागी मसले को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं। अच्छा, कुछ दिमागी मसले जो होते हैं, जो कुछ दिमागी डिसऑर्डर्स हैं, वो हम उसको कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। इंसान की दिमाग इतना अजीब सा हो जाता है जिसमें हम उसको कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर पाते, हम उसको मैनेज करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम अनयूजुअल पैटर्न इंसान की बिहेवियर के, इमोशंस के, वो किस तरह से सोचता है, और हम ये सारी चीजें देखते हैं समझने के लिए कि मेंटल डिसऑर्डर है क्या। अच्छा, बिहेवियर जो है वो बहुत सारे बिहेवियर्स एबनॉर्मल कंसिडर्ड हो सकते हैं, लेकिन हम जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, कि उसको डील किस तरह करना है, वो हम क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो कंसर्न है हमारी नेचर को समझने में, कि वो बिहेवियर हुआ किन वजह से है, हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, मेंटल डिसऑर्डर्स को। फिर हम पढ़ते हैं बिहेवियर क्या है और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। तो दो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, डॉरन एंड टैरट। इन्होंने 1999 में एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा बिहेवियर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है ऑर्गेनिज्म की जिसके थ्रू वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। फिर हमारे पास आता है कि इन्होंने ये वाली बात कही कि बिहेवियर दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल बिहेवियर होता है और एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। फिर आते हैं नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी का डिफरेंस क्या है। नॉर्मल बिहेवियर जो है या एबनॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर जो है, ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जिसका मतलब होता है कि कोई भी बिहेवियर का ऐसा सेट जो इंक्लूड करे। देखो, बिहेवियर में हमारे थॉट पैटर्न भी आते हैं, हमारी फीलिंग्स भी आती हैं, हमारी पर्सनालिटी की ट्रेड्स भी आते हैं, हमारे बायोलॉजिकल चीजें भी आती हैं, साइकोलॉजिकल चीजें भी आती हैं। अच्छा, ये सारी जो चीजें हैं ना, हमारी शख्सियत, हमारा फीलिंग, हमारे थॉट, हमारी ये सारी चीजें, ये डिफरेंट होती हैं कल्चर टू कल्चर। हो सकता है जो पाकिस्तानी या फॉर एग्जांपल हिंदू कल्चर में जो चीजें कॉमन है या नॉर्मल है, हो सकता है वो किसी जूइश या क्रिश्चियन कल्चर में या मुस्लिम कल्चर में वो कॉमन ना हो। जिस तरह से हिंदूज जो हैं वो अपने गौ माता का यूरिन पीते हैं, तो उनके लिए वो उससे पाक होते हैं, राइट। तो वो उनके कल्चर में वो नॉर्मल बिहेवियर है। तो हम किसी भी बिहेवियर को अगर नॉर्मल या एबनॉर्मल तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले देखना है कि उसका फीलिंग, थॉट पैटर्न, इमोशन, साइकोलॉजिकल चीजें क्या वो उस कल्चर में कॉमन है या नहीं है। अगर वो सारी चीजें उस कल्चर में, उस सोसाइटी के नॉर्म में, उस स्पेसिफिक कल्चर में कॉमन है, तो वो नॉर्मल बिहेवियर है, हम उसको एबनॉर्मल नहीं कहेंगे। कोई भी बिहेवियर है, कंडीशन जो कि जो सोसाइटी में यूजुअल एक्सपेक्टेड बिहेवियर से डिफरेंट होगी, हम उसको एबनॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल बिहेवियर वो होता है कि हमारी सोसाइटी जो हमसे बिहेवियर का तवक्को रख रही है या जो हम समझ रही है कि हम इस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करेंगे, अगर तो हमारा बिहेवियर उसी तरह से अलाइन होता है, उसी तरह का बिहेवियर है जो हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, तब वो नॉर्मल बिहेवियर है। अगर वही बिहेवियर हमारी सोसाइटी से डिफरेंट है, हमारी सोसाइटी के नॉर्म, लाइक नॉर्म को कहा जाए आम असूलों से या आम एक्सपेक्टेड बिहेवियर से
हट के है तो वो हमारा बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल बिहेवियर होगा तो उस बंदे को ऑब्वियसली सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। उस बंदे को डिफरेंट स्ट्रेस मिलेगी अपनी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का बिहेवियर मैल अडेप्टिव है, मैल अडेप्टिव का मतलब सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली उसको स्कूल में भी मसला आएगा, अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी मसला आएगा, अपने पीयर्स के साथ भी मसला आएगा, घर वालों के साथ भी आएगा, ऑफिस में भी आएगा। तो हम एबनॉर्मल बिहेवियर जब देखते हैं ना, तो हम यही देखते हैं कि वो सोसाइटी से कितना हटके है और उसको कहाँ कहाँ डेली लाइफ में मसला आ रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नॉर्मल बिहेवियर में। नॉर्मल बिहेवियर में तो हमने वही बता दिया कि जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है या जो हमारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड बिहेवियर्स हैं वो है तो हमारा बिहेवियर सही है, उससे हटके है तो बिहेवियर एबनॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल बिहेवियर की 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी का मतलब कि आप जो अपना बिहेवियर कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, वो कितना सिमिलर है आपकी सोसाइटी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन से। दूसरा होता है जनरल। जनरल का मतलब है कि जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, वो कितना अप्रोप्रिएट है सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में मैयत हो जाती है, कोई बंदा मर जाता है, तो वहां का एक्सपेक्टेड या जनरल बिहेवियर क्या होगा कि लोग अफसोस मना रहे होंगे, रो रहे होंगे। उस सोसाइटी या उस स्पेसिफिक बिहेवियर के हिसाब से या उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर वहां पे कोई बंदा खै खै मार के हंसने लग जाए, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, क्योंकि वहां पे ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी, आपने करना शुरू कर दी। फिर हमारे पास तीसरी चीज आती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में होता है कि आपका ऐसा कौन सा बिहेवियर है कि आप अपनी सोसाइटी से कितने एडजस्टेड हो, आप कितना ऐसा बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हो जो आपको सोसाइटी में लोगों में घुलने मिलने में हेल्प कर रहा है। फिर हमारे पास आता है मैनेज और कंट्रोल इमोशंस, बीइंग एबल टू वर्क सेटिस्फैक्टरी। इसका मतलब होता है कि नॉर्मल बिहेवियर की एक खासियत ये भी है कि इंसान अपना इमोशंस जो है वो कितने हद तक कंट्रोल कर पा रहा है और रेगुलेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप अपने बॉस के सामने चिल्ला नहीं सकते, तो आप अपने इमोशंस को कितना मैनेज कर रहे हो, कितना कंट्रोल कर रहे हो। फिर हमारे आते हैं रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप का मतलब है कि आप किस हद तक अपने हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पा रहे हो। फिर हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं नॉर्मल बिहेवियर का। नॉर्मल बिहेवियर का क्राइटेरिया होता है एफिशिएंट सेल्फ परसेप्शन, कि आप अपने आप के बारे में कितनी अच्छी परसेप्शन रखते हो। रियलिस्टिक सेल्फ स्टीम एंड एक्सेप्टेंस, कि आपकी कितनी रियल सेल्फ स्टीम है और कितनी एक्सेप्टेड है, आप कितना अपनी सेल्फ स्टीम को एक्सेप्टेड रखते हो और दूसरे कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कि क्या आप अपने बिहेवियर को खुद से कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपका दिल कह रहा है कि यार फॉर एग्जाम्पल ये चीज हमें मुझे पसंद आ रही, चुरा लो, लेकिन आपके इस बिहेवियर को चोरी करना है, नहीं कर पाना करना है, आप इस पे कितना कंट्रोल रख पा रहे हो। फिर आती है ट्रू परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया जिस तरह की है आप क्या उसको उसी तरह से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। फिर आती सस्टेनिंग रिलेशनशिप एंड गिविंग अफेक्शन, कि आप रिलेशनशिप को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, मेंटेन कर पा रहे हो, और उनको कितनी प्यार मोहब्बत से अप्रोप्रिएटली उनको उस तरह से मेंटेन कर पा रहे हो। सेल्फ डायरेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, क्या आप अपने आप को प्रोडक्टिव काम में इंडल्ज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर देखते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। सो बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर मे बी डिफाइंड एज अ बिहेवियर दैट इज डिस्टर्बिंग, socially unacceptable, distressing, maladaptive, or self-defeating, and often the result of distorted thought cognition. एबनॉर्मल बिहेवियर बेसिकली वो बिहेवियर होता है जो डिस्टरबेंस कॉज कर रहा है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, एक बंदे को उस बिहेवियर की वजह से सोसाइटी में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, और वो हो इस वजह से रहा है क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो अजीब सा है, वो डिस्टॉर्ट है, वो खराब है। कॉग्निशंस का मतलब होता है आपकी हायर मेंटल एबिलिटीज, कि आप किस तरह से चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो और दिमाग में स्टोर कर रहे हो। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। तो बेसिकली सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। सोशल नॉर्म्स वो होते हैं कि सोसाइटी में कौन सा बिहेवियर है जो एक्सेप्टेड है और कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं है, और कौन सा बिहेवियर मेजोरिटी लोग करते हैं और कौन सा बिहेवियर मेजोरिटी लोग नहीं करते। इसकी एग्जांपल यही है कि अगर कोई मुसलमान है, हमारे यहाँ का सोशल नॉर्म क्या होगा कि बंदा सलाम कर रहा है, नहीं करेगा तो वो सोसाइटी के नॉर्म से अजीब है।
फिर डेली फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ में जो डिफरेंट स्ट्रेसर्स आते हैं, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उनको कितने अच्छी तरीके से कोप अप कर पाते हैं और कितने अच्छी तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं और अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन कर पाते हैं लोगों के साथ। फिर हमारे पास तीसरी चीज आती है मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि हम अपने अनस्टेबल इमोशंस को किस तरह से प्रोलॉन्ग करते हैं, या इमोशनल डिस्ट्रेस को किस तरह से हम कंसिडर करते हैं अब नॉर्मल या नॉर्मल है। फिर अडेप्शन और एडजस्टमेंट आती है। एडेप्टेशन या एडजस्टमेंट में ये चीज आती है कि हमारी लाइफ में कोई मसला आया तो हम अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करेंगे, किस तरह से यूज टू करेंगे और किस तरह से हम अपना बिहेवियर चेंज करेंगे ताकि उस तरह से हम अपनी लाइफ को एडजस्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे का अडेप्टेशन या एडजस्टमेंट इस तरह देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी सिटी चेंज करते हो, आपको आदत है बहुत ठंडे इलाके में रहने की, तो अब आप क्या क्या चेंजेस लाओगे कि आप नए इलाके में जो थोड़ा गर्म है उसमें आप एडजस्ट कर पाओ, अडेप्ट कर पाओ। फिर आती है इफेक्ट ऑन अदर्स। तो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर रेंजेस फ्रॉम बीइंग स्लाइटली इरिटेटिंग टू आउटराइट डेंजरस टू अदर्स। एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है ना, वो लोगों को थोड़ा चिड़चिड़ा भी लग सकता है और दूसरा लोगों की तरफ बहुत डेंजरस भी हो सकता है। अब हम आते हैं 4 Ds ऑफ डायग्नोसिस पे। 4 Ds ऑफ डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं किसी बंदे की, हम कहते हैं कि यार इस बंदे को ये डिसऑर्डर है, तो हम उन 4 चीजों के बेसिस पे करते हैं। 4 Ds डायग्नोसिस के पहले है डेविएंस, कि जो हमारा बिहेवियर है वो सोसाइटी की नॉर्म से, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिहेवियर, उससे कितना हट के है। डेविएंस का वर्ड निकला है डेविएट से, कि वो बिहेवियर हमारा कितना मुख्तलिफ है मेजोरिटी ऑफ द पीपल से। फिर हमारे डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब ये है कि हमारे बिहेवियर की वजह से हमारा डेली लाइफ फंक्शनिंग में कितने मसले आ रहे हैं, हमारी बंदे की जिंदगी में वो डिसऑर्डर जो है वो कितनी मदाखलत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे को डिप्रेशन है, तो डेली लाइफ फंक्शनिंग में वो इस तरह से मदाखलत करेगा ना कि इस बंदे को भूख भी नहीं लग रही, वेट कम हो रहा है, अपने दोस्तों से बात भी नहीं कर रहा, सोशल लाइफ खराब हो रही है, स्कूल में पढ़ भी नहीं पा रहा, एकेडमिक लाइफ खराब हो रही है, ऑफिस में काम भी नहीं कर पा रहा, प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रही है। तो इस तरह से देखते हैं कि आपकी उस डिसऑर्डर, वो बीमारी आपकी डेली लाइफ में कितनी मदाखलत कर रही है। फिर आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि उस डिसऑर्डर की वजह से एक बंदा कितना परेशान हो रहा है, कितना अपसेट हो रहा है। फिर डेंजर का मतलब होता है कि इस डिसऑर्डर की वजह से इस बंदे की अपने आप पे बंदा कितना डेंजरस है और दूसरों के लिए कितना डेंजरस है बंदा। फिर हमारे पास आती है DSM-TR। अभी सबसे ज्यादा DSM-5 TR ही यूज हो रही है। डीएसएम जो है, अमेरिका में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं और डिफरेंट दुनिया में बहुत सारी जगह पे यही स्टैंडर्ड यूज होता है। डीएसएम का मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये हमें बताती है लोगों के साइंस सिम्टम्स के, किसी को पहचानना है, किसी को सिम्टम्स हैं, साइंस हैं उस डिसऑर्डर के, तो आप उनके साइंस सिम्टम्स देखें। फिर वो कितने टाइम से है, वो किस तरह की डिसेबिलिटी कॉज कर रहे हैं। और इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि क्या, फिर हम इसमें ना डिसऑर्डर ऐसे ही किसी को नहीं दे देते, हम पहले ये चीज देखते हैं कि क्या उस सोसाइटी में जो चीजें, जिस बंदा जिस सोसाइटी में रहता है, जो वो चीज कर रहा है, क्या वो सोसाइटी में कॉमन है या नहीं है। फिर हमारे पास आती है डीएसएम यूज कर कैसे करने। डीएसएम जो हम यूज करते हैं ना, डीएसएम में डिस्क्रिप्शन है, सिम्टम्स और दूसरे क्राइटेरिया हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस डिसऑर्डर में क्या क्या है और क्या क्या चीजें नहीं है। हमें अगर मेंटल डिसऑर्डर समझना है ना, तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको समझना जरूरी है। सबसे पहला आता है हमारे पास ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब है कि वो जो मेंटल डिसऑर्डर है वो हुआ क्यों है। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है प्रिंसिपल डायग्नोसिस। प्रिंसिपल डायग्नोसिस का मतलब होता है डायग्नोसिस स्टेब्लिश आफ्टर स्टडी टू बी द चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओकेजिंग द पेशेंट्स एपिसोड ऑफ डिसऑर्डर दैट कैन बी ट्रीट फॉर आउटगोइंग कंडीशन। प्रिंसिपल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हमने ऐसी क्या डायग्नोसिस कायम की है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये मसला आ रहा है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि कौन सी ऐसे डिजीजेस हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो साथ साथ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये है तो हमें देखना है कि ये भी हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को अगर डिप्रेशन है, तो उस बंदे को चांसेस ज्यादा हैं कि उसको वो हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि को एग्जिस्टिंग, दो चीजें एक साथ, दो से ज्यादा चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, नहीं कर रही। डायग्नोसिस डेफर्ड का मतलब होता है कि मीन्स देयर इज inadequate information to rule in or rule out, not otherwise specified।
डायग्नोसिस डेफर्ड का मतलब इस चीज का होता है कि हमारे पास जो हमने बंदे से पूछा है, हिस्ट्री ली है या डिसऑर्डर के बारे को समझने की कोशिश की है, तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम स्पेसिफिक डिसऑर्डर को रूल आउट कर सके और रूल इन कर सके, तो उसे हम नॉट स्पेसिफाइड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक बंदे ने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई और उस बंदे की इंफॉर्मेशन जो थी इतनी कंप्लीट नहीं थी कि हम कह सकें यार ये बंदा पूरा पूरा डिप्रेशन के क्राइटेरिया पे उतर रहा है। उसकी कुछ बातें डिप्रेशन के क्राइटेरिया पे भी उतर रही है, उसकी कुछ बातें एंजाइटी के भी क्राइटेरिया पे उतर रही है, उसकी कुछ बातें बाइपोलर के भी क्राइटेरिया पे उतर रही है। तो हम कहेंगे यार कि डायग्नोसिस डेफर्ड है, कि हम और इस बंदे को समझेंगे और इसकी प्रॉब्लम को समझेंगे तब हम कह सकते हैं कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। फिर आती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हम किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करते हैं साइंस और सिम्टम्स में। देखो, जब हमें पेशेंट हमें बताता है कि हमें ये मसला है, तो उसकी कौन सी बातों से हम कहेंगे कि यार कि इस बंदे को डिप्रेशन नहीं है, इस बंदे को बाइपोलर है, हम कैंसिल आउट किस तरह करेंगे। तो जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये डिसऑर्डर्स डिफरेंट हैं, ये डिसऑर्डर्स सेम नहीं। इसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर स्पेसिफायर्स वो होते हैं जो हमें एक्सटेंशंस होती हैं जो हमें क्लियरली बताती हैं कि इस डिसऑर्डर में इस बंदे को एंजाइटी तो है, एंजाइटी के साथ स्पेसिफिक ये है, कहते हैं ना ट्रेवल एंजाइटी है, या फिर इस बंदे को सोशल एंजाइटी है। इस तरह वाली चीजें जो हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि एंजाइटी के सिम्टम्स तो आ रहे हैं, लेकिन क्यों आ रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, तो वो स्पेसिफायर्स हमें बताते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीजेस की, डिसऑर्डर्स की या हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर की किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। फिर एक टर्म आती है प्रेवेलेंस। प्रेवेलेंस का मतलब है कि जब से ये डिसऑर्डर आया है स्पेसिफिक सालों में, या तब से जब से इस डिसऑर्डर को बताया गया कि ये डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, तब से लेके आज तक कितने केसेस हैं। जिस तरह से कोविड-19 जब आया था तो हम कहते हैं ना कि अभी तक 15 लाख लोग इफेक्ट हो चुके हैं, तो वो परवेलेंस है कि इसकी परवेलेंस क्या है, इतनी ज्यादा है इसकी। अच्छा, it is important to keep in mind, however, that diagnostic classification system do not classify people, rather the classification disorder that people have। इसका मतलब ये है कि डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन जो है वो लोगों को क्लासिफाई नहीं करती, हम लोगों को लेबल नहीं करते, उनकी डिजीजेस को लेबल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कोई क्लाइंट आपके पास आए या इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर वाले कोई लोग आए, तो आप उनको ना कहें कि तुम्हारे साथ ये मसला है भाई, तुम्हें ये मसला है। हमेशा अच्छे से बात करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं डीएसएम और साइकोलॉजी को आप लोगों के लिए ईजी बना सकूँ और लोगों तक ये चीज़ को और सारे कॉन्सेप्ट पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।